ऐसी बहू, तौबा तौबा। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो ससुराल में सिर्फ अपनी चलाना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए वो किन किन हदों को पार करती है, चलिए देखते हैं। देखिए सासू माँ, क्या क्या लाई हूँ मैं बाजार से। क्या क्या लाई हो? ये देखिए, इयररिंग्स, ये चप्पल और ये कुछ कंगन। और वो दूसरे वाले बैग में क्या रखा है? अरे सासू माँ, ये मैंने ना नया स्पीकर लिया है। मेरे रूम में जो स्पीकर रखा है ना, वो ख़राब हो गया है। क्या बताऊँ आपको, 2 दिन से वर्कआउट कर रही थी बिना म्यूज़िक के, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अरे बहू, लेकिन अभी तो मयंक के नाम पर कितनी EMI चल रही है, और ऐसे में इतना खर्च क्यों कर रही हो? ओफो सासू माँ, किस्तें वगैरह तो चलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे। और वैसे भी ये इतना तो कमा ही लेते हैं कि EMI वगैरह आराम से भर दें और मेरे छोटे मोटे शौक भी पूरे कर दें। बहू, थोड़ा बहुत सामान तो तुम खरीद सकती हो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन देखो आज कितनी सारी शॉपिंग कर ली है। अगर तुम ऐसे ही शॉपिंग करती रहोगी तो घर चलाने में तुम्हारे ही पति को प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छा सासू माँ, मेरी मॉम का ना कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो टुकती रहती है, परेशान कर रखा है मुझे। खैर, अगला दिन आता है तो मीनाक्षी देखती है कि घर में उसकी ननद आई हुई है। ये हफ्ते में 2 बार तो आ ही जाती है, परेशान करके रखा है इसने। जब आती है, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। अरे बहू, तू उठ गई, ज़रा पोहे बना दे तो। माँ जी, मुझे ना पोहे सही से बनाने नहीं आते, प्लीज़ आप ही बना दीजिए ना। और ऊपर से माँ जी ना, मुझे काम से बाहर भी जाना है। ठीक है बेटा। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ मम्मी, भाभी आई कि नहीं? अरे तुझे तो पता ही है, तेरी भाभी एक नंबर की कामचोर है। मैंने उसे पोहे बनाने के लिए बोला तो नाटक करने लगी और चुपचाप चली गई अपने कमरे में। वही तो, पता नहीं कैसी बहू मिली है हमें। तो आप दोनों भैया से कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तेरा भाई कुछ बोलता है तो तेरी भाभी सुनती कहाँ है? कुछ दिन ठीक रहती है, फिर वैसे की वैसी। इसके कुछ दिन बाद ही फिर से घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। 2-3 दिन हुए नहीं कि फिर से मेहमान। ये काका काकी खुद तो आए ही, साथ में 2-3 लोगों को भी लेकर आए। अरे इतने सारे मेहमान आते हैं और माँ जी ये भी नहीं सोचती कि इनकी वजह से घर का कितना राशन खत्म हो जाता है, और ऊपर से घर की बाकी चीजें भी तो खत्म होती है। और मेरे पति इन लोगों के लिए थोड़ी ना पैसे कमा रहे हैं। आज तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि ये लोग तो बात बात पर अब घर में आने लगे। चलो अभी मौका अच्छा है, सासू माँ किचन में है, इनकी वाट लगाती हूँ। अरे बहू आओ ना, हमारे पास बैठो। तुम तो हम लोगों के पास आती ही नहीं आजकल। वही तो। अरे काका काकी, आप लोग तो हमेशा हमारे घर में आते रहते हैं, तो आप लोगों के साथ तो ऐसा फील होता है जैसे कि आप लोग यहीं पर रहते हो। तो मैं भी सोचती हूँ मैं तो आप दोनों से कभी भी मिल सकती हूँ, इसलिए आप लोगों से मिलने थोड़ा लेट ही आती हूँ मैं। हम लोग यहाँ आते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या बहू? अरे नहीं काका जी, ऐसी बात नहीं है, पर जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। आप लोग यहाँ पर 10-15 दिन में एक बार तो आ ही जाते होंगे। क्या बात है, आपकी बहू और बेटे आप दोनों को अच्छे से रखते नहीं है क्या? आपका ख्याल नहीं करते जो आप लोग बार बार यहाँ चले आते हैं? क्या बकवास करी जा रही हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वही तो कामिनी, चलो यहाँ से, मुझे तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। अरे काका काकी रुकिए तो। पर मेहमान घर से चले जाते हैं। बहू, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? वही तो, इसने तो हमारी नाक ही कटा दी। पता नहीं वो दोनों हमारे बारे में कैसी कैसी बातें फैला रहे होंगे। अरे सासू माँ ससुर जी, आप लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी वजह से घर में अब ये मेहमान बार बार नहीं आएंगे। बहू, तमीज से बात करो, वो तुम्हारे काका और काकी है। हाँ माँ जी, काका काकी आते हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि काका काकी अपने साथ 2-3 लोग एक्स्ट्रा भी तो लेकर आते हैं। कभी अपने पड़ोसियों को लेकर आएंगे, कभी दूर के चाचा चाची के बच्चों को लेकर आ जाएंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेहमानों के आने पर तुम ही उनकी खातिरदारी करती हो। वही तो। माँ जी, खातिरदारी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खातिरदारी में जो पैसे लगते हैं ना, वो मेरे पति के हैं। आप मेहमानों के ऊपर इतना खर्च करती हैं, तब आपको खर्चे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही मैं बाजार से कुछ खरीद कर लाती हूँ, आपको खर्चे दिखाई देने लगते हैं। खामोश बहू, अब एक लफ्ज और नहीं चाहिए। नहीं सासू माँ, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ और मैं अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती। जो गलत है वो गलत है। ये कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी का पति आता है तो मीनाक्षी की सासू माँ उसे सारी बात बताती है।
अभी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। मयूर कमरे में जाता है। मीनाक्षी, तुमने काका काकी को घर से भगा दिया? अरे भगाया नहीं था, मैंने तो जो सच बात थी वो बोल दी बस। तो मैं वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने जो किया है वो सही किया है, अब आप इस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपनी ज़बान पर थोड़ा कंट्रोल रखो। माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। आगे से मैं ऐसी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता। अब सासू माँ भी पता नहीं कैसी हैं। देखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि मेरा पति मेरे काबू में है, लेकिन मैं ही गलत थी। अगले दिन मयूर अपनी पत्नी को मनाने आता है। अब कल की बात भूल भी जाओ मीनाक्षी, स्माइल प्लीज़। अच्छा, आई एम सॉरी। बस देखो, 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक नेकलेस चाहिए। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा अपनी पत्नी को, लेकिन ये तो बताओ उसकी कीमत कितनी है? ज़्यादा नहीं, बस 45,000 का। क्या 45,000? मीनाक्षी, तुम्हें पता है ना अभी मेरे नाम पर कितनी EMI चल रही है? 3 महीने पहले कार ली थी, उससे पहले ज़मीन। थोड़ा तो सोचो, मैं तुम्हारे लिए इतना महंगा नेकलेस कहाँ से लाऊंगा? मुझे पता था आप यही बोलोगे, मुझे नहीं चाहिए कोई हार वार। पूछने ही क्यों आते हो? देखो मीनाक्षी, एक पत्नी ही अपने पति की प्रॉब्लम को समझ सकती है, लेकिन तुम हो कि मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाने की सोचती रहती हो। अगर नेकलेस दिलाने का मन नहीं है ना, तो सीधे सीधे मना करते थे। इतना सुनाने की क्या जरूरत है मुझे? अरे ये जो कार, घर, ज़मीन मैंने ले रखी है, किसके लिए ले रखी है? ये क्या तुम्हारे काम नहीं आएगी? ये सब ना नाटक है, नाटक। उस कार में क्या सिर्फ मैं ही बैठती हूँ? और इस घर में क्या सिर्फ मैं ही रहती हूँ? तुम्हारे माँ बाप भी तो रहते हैं, तुम भी तो रहते हो। मीनाक्षी, अब ना बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। माँ सही कहती है, तुम में बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। इस तरह मयूर मीनाक्षी को बहुत सुनाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ये तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। शादी के पहले सोचा था कि ऐसा पति मिलेगा जिसे मैं डोमिनेट करूंगी। खैर, 3 दिन बीत जाते हैं, मीनाक्षी का बर्थडे भी आ जाता है। इस मौके पर मयूर अपनी पत्नी के लिए एक हार लेकर आता है, जिसकी कीमत थी 1,000। थैंक यू। एक तो इतने प्यार से मैं ये हार लेकर आया, और ये तो मुंह बना रही है। छोड़ो, इसकी आदत ही ऐसी है। अगले दिन, सुनो मीनाक्षी, हम लोग न्यू ईयर पर मुंबई जाएंगे घूमने के लिए। हम लोग मतलब मम्मी पापा भी जाएंगे? हाँ, और क्या, मम्मी पापा को यहाँ अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। शादी के बाद हम लोग जब मसूरी घूमने गए थे, तब तो आप मुझे उस टाइम अकेले लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद जितनी भी बार हम लोग कहीं भी घूमने जाए, उतनी बार आप अपने मम्मी पापा को साथ लेकर गए। कम से कम इस बार तो रहने दीजिए नहीं यहाँ पर। इतनी स्टैंडर्ड कॉलोनी है, यहाँ पर किस बात का डर है? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पिछले महीने रजत अंकल के घर में चोरी हुई थी। अरे उनकी पत्नी भी तो ऐसी ही है, सब लोगों को बताती फिरती है कि उनके पास कितना पैसा है, तभी उनके घर में चोरी हुई है, वरना ऐसे ही किसी के घर में चोरी नहीं हो जाती। अच्छा, ये जानते हुए कि कॉलोनी में किसके घर में चोरी हुई है, तब भी हम लोग अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़कर चले जाए? ऐसा करिए, आप सभी लोग घूमने जाइए, मैं नहीं आ रही। तुम पागल हो क्या? नहीं, मुझे आपके माँ बाप के साथ बिल्कुल मजा नहीं आता, बस क्योंकि आपकी माँ वहां पर मुझे बात बात पर टोकती रहती है। मीनाक्षी, तुम कैसी हो यार? मैं जैसी भी हूं ना, बहुत अच्छी हूँ। जो भी बात मेरे मन में होती है साफ साफ कहती हूँ। और इस तरह मुंबई की ट्रिप हो जाती है कैंसिल। ये लोग मेरी बात नहीं मानते, तो मैं भी जानती हूँ कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। उसी शाम मीनाक्षी की पड़ोसन पूनम पड़ोस की आंटी काव्या कपूर के साथ आती है। अरे बेटा, दरवाजा खोलने में बहुत टाइम लगा दिया तुमने। और मीनाक्षी, ये तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है? पहले तो तुम बिल्कुल टिप टॉप रहती थी। अरे वो बस ऐसी, तुम्हें तो पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं। घर के काम के चक्कर में खुद को संवारना ही भूल जाती हूँ। अब सॉरी आंटी, दरवाज़ा खोलने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी, इसलिए ना हाथ में साबुन लगा था। अच्छा बेटा, तू काम कर रही थी, कहीं हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी, सुबह से काम ही तो कर रही हूँ। थोड़ी देर ब्रेक ले लूँगी तो क्या हो जाएगा। बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दे बेटा, चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, परसों ना मेरे घर में पूजा है, तो तू अपनी सास के साथ आ जाना। हाँ हाँ आंटी, ज़रूर ज़रूर। और बता बेटा, सब ठीक चल रहा है ना तेरे घर में? हाँ आंटी, सब ठीक ही चल रहा है। तो ये बात इतने मायूस मन से क्यों कह रही है बेटा?
बता ना आखिर बात क्या है, हम भी तो तेरे अपने जैसे हैं। हाँ मीनाक्षी बताओ ना आखिर बात क्या है। अरे पूनम, तुम्हें तो पता ही है सास के साथ रहना कैसा होता है। सबको काव्या आंटी जैसी सास थोड़ी ना मिलती है। अरे क्यों भाई, क्या हुआ? तेरी सास अच्छी नहीं है क्या? बस आंटी, वही है हर घर की एक कहानी। सास ससुर के साथ रहना कितना मुश्किल होता है ये बात तो आपको भी पता होगी। आपकी सास भी एक ज़माने में आपके साथ ऐसा ही करती होंगी। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा। मेरी सास ना बहुत स्ट्रिक्ट थी, बात बात पर टोका करती थी, और तो और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। इसलिए जब मेरी बहू आई तो मैंने ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ आंटी, मैंने देखा है आप अंजलि को कितने अच्छे से रखती हैं। देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी बहू है, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी बेटी है। वही तो, एक मेरी सासू माँ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनकी बहू ही नहीं हूँ। और इस तरह मीनाक्षी बड़ी बेचारी बनकर अपने दोनों पड़ोसियों से अपनी सासू माँ के बारे में काफ़ी झूठी बातें फैलाती है। इसके कुछ दिन बाद जब पूनम प्रसाद देने आती है। अरे मीनाक्षी क्या बात है, बड़ी मुरझाई हुई सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पूनम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने सासू माँ से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही। चल मैं तुझे ले चलती हूँ, चल। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरी सास मुझे और डांटेंगी और बोलेंगी कि पता नहीं मैं पड़ोसियों से क्या क्या बोलती रहती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। नहीं ना पूनम, बात का पतंगड़ बन जाएगा। तुम मेरी बात मान, तो अभी यहाँ से चली जा, ठीक है? अरे लेकिन ये बार बार तू अपनी साड़ी से ये हाथ क्यों ढक रही है? हाँ, तेरे हाथ में चोट लगी है, किसी ने मारा है क्या तुझे? अरे नहीं पूनम, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तू जाना, सासू माँ आ रही है, जा यहाँ से। और मीनाक्षी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं पूनम मीनाक्षी के लिए चिंतित हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की सासू माँ उसे किचन में बुलाती है। अरे माँ जी, अब दोबारा क्यों बुला रही हो? थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता बनाया था, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ, दरअसल आजकल मीनाक्षी का व्यवहार और भी बुरा हो गया था। वो अपने सास ससुर को ऐसे ही जवाब दिया करती, और तो और घर के काम भी नहीं करती। दिन भर बस अपने कमरे में लेटी रहती और टीवी देखती। ऐसे ही लिपस्टिक से अपने शरीर में चोट के निशान बना बनाकर इन लोगों को बदनाम कर दूंगी। हाँ, ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। मीनाक्षी अपने पड़ोसियों के सामने बेचारी बनने का नाटक करती और नकली निशान दिखाकर अपने ससुराल वालों को बदनाम करती रहती। तभी एक दिन, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। सच में? अरे क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले मुझे डोमिनेट करना चाहते थे, उल्टा मैंने ही उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ऐसी चाल चली कि सभी लोग मेरे काबू में आ गए। सबको डरा कर रखा है मैंने। और मीनाक्षी उन दोनों को सारी बात बता देती है। वहीं पूनम को हाल ही में रील बनाने का शौक चढ़ा था, इसलिए उसका फ़ोन ऑन रह जाता है और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। खैर, मीनाक्षी की बातें सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। इसके कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी के घर में पार्टी थी। देखो तो मानसी सबके सामने कैसा अच्छा होने का नाटक कर रही है। हाँ यार, सच में यकीन नहीं होता कि आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। इसके बाद पूनम सीधे मीनाक्षी की सासू माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। आप चिंता मत करिए आंटी जी, मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर पूनम सीधे मीनाक्षी के पास पहुंचती है। और बता, सब ठीक है ना? अरे इनको तो मैंने अच्छे से डरा धमका कर रखा है, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा ना। मैंने तो बोल दिया कि मैं एक औरत हूँ, और एक औरत बस एक आवाज़ भी उठा दे ना तो सब अंदर पहुँच जाते हैं। और ये सारी बातें पूनम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर मीनाक्षी की सास के पास पहुँच जाती है। रोइए मत आंटी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ पूनम बेटा, तो एकदम सही समय पर मेरी मदद करने आई है। इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर रखा है। इसके अगले ही दिन हेमा मीनाक्षी के मायके वालों को घर में बुलाती है और उन सभी के सामने वो वीडियो चला देती है। देखा आप लोगों ने, अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि आपकी बेटी गलत है। मम्मी पापा, ये सब झूठ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। चुप कर, अब और कितना झूठ बोलेगी। हमने तेरे सास ससुर का भरोसा नहीं किया, तेरे पति का विश्वास नहीं किया, लेकिन अब ये वीडियो, इस पर भी विश्वास ना करें जिसमें तू खुद अपनी गलतियों को कबूल कर रही है, और वो भी बड़ी खुश होकर, और जिसे तेरे पड़ोसियों ने ही रिकॉर्ड किया है।
वही तो, क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और तू अकेले सच बोल रही है? क्या हमने तुझे यही संस्कार दिया है बेटा? समधी जी, समधन जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ससुर जी, अगर हमारे पड़ोसी ने सही वक्त पर हमारी मदद नहीं करी होती तो आज शायद हम सलाखों के पीछे होते। मीनाक्षी चलो, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। तुमने इस शरीफ परिवार को बहुत परेशान कर लिया, चलो। और मीनाक्षी के मायके वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मीनाक्षी बार बार अपने ससुराल वालों से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती रहती है। खैर, आखिर 3 महीने बाद मीनाक्षी का पति मान जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। उम्मीद है कि अपने वादे से मुकरोगी नहीं।